हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया? ओके। चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर दिया ना? चैप्टर नंबर 7 सभी का कंप्लीट हो गया होगा, ऐसा मैं मान लेता हूँ। चैप्टर नंबर 7 के बाद अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगल्स। इंट्रीगल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगेशन, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो एप्लीकेशन यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये चैप्टर के अंदर हमने जो इंट्रीगेशन का जो स्टडी किया है उसका यूज कहाँ पे होता है उसकी बात है। तो इंट्रीगेशन का यूज वैसे देखा जाए तो एरिया फाइंड करने के लिए होता है। कोई भी कर्व का, कोई भी बंद कर्व यानी कि कोई बाउंडेड एरिया होता है, उसका एरिया फाइंड करने के लिए अपने को इंट्रीगेशन का यूज करते हैं। जैसे कि आपके पास इस तरह का एक कर्व है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये कर्व का एक पार्ट है। सपोज ये कर्व का एक पार्ट है। अब ये कर्व के जो लास्ट पॉइंट है, ये पॉइंट, लास्ट पॉइंट यहां से यहां तक है, ये जो पॉइंट है उसमें से मैं एक्स एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। ये पॉइंट में से मैं एक्स एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। ओके। तो एक्स एक्स पे हम जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यहां पे जो ये पॉइंट मिलता है, ये जो पॉइंट मिलता है उसको स्मॉल ए और इसको स्मॉल बी कहते हैं, जो नंबर मिलेगा ना। तो हमने ये पॉइंट में से एक्स एक्स पे जब हम परपेंडिकुलर यानी कि ऐसा हम ड्रॉ करते हैं, बराबर, तो आपको ये एरिया, ये बंद, ये बाउंडेड एरिया हुआ, उसका आपको एरिया मिलता है। ये बाउंडेड एरिया, बाउंडेड जो पार्ट है उसका एरिया निकलेगा। तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए आपको इंट्रीगेशन I इज इक्वल टू, पहले तो आपके पास कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व है, उसका इंट्रीगेशन I इज इक्वल टू a टू बी y dx। ओके। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। हमने ये पॉइंट में से एक्स एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसलिए यहां पे dx लिखेगा। ओके। और y यानी कि आपके क्वेश्चन के अंदर कर्व का तो इक्वेशन होगा ही, उसमें से आपको y को सब्जेक्ट बना दो तो y dx। इसी तरह सपोज कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह पे आपके पास इस तरह का कर्व है। सपोज ये कर्व, ओके, ये कर्व का ये पॉइंट है, ये दोनों इसके पॉइंट। अब इसके पर से मैं y अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। ये पॉइंट में से मैं y अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। ओके। तो ये स्मॉल c और ये स्मॉल d। तो ये मेरे y एक्स पे जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो इतना एरिया मिलता है मुझे, इतना बाउंडेड एरिया मिल जाता है मुझे। ओके। ये इतना बाउंडेड एरिया हो गया मेरा, ये कर्व के अकॉर्डिंग ये बाउंडेड एरिया हुआ पूरा, बराबर। यहां भी आप सोच सकते हैं ऐसा एक बाउंडेड एरिया है। तो अब यहां पे मैंने y एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये कर्व, मेरे पास कर्व है x इज इक्वल टू g ऑफ y। तो I इज इक्वल टू इंट्रीगेशन c टू d x dy, इंट्रीगेशन c टू d x dy। y एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसलिए dy और x।
और उसके बाद एरिया ए इज इक्वल टू जो भी इंटीग्रेशन आता है उसका मोड। यहां भी जो भी इंटीग्रेशन आता है उसका मोड निकालने का। मोड क्यों निकालते हैं? क्योंकि इंटीग्रेशन की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, लेकिन कोई भी एरिया, कोई भी कर्व से बनने वाला जो एरिया है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, कभी एरिया नेगेटिव होता नहीं है। ओके, इसलिए हम इसका मोड निकालते हैं तो एरिया यानी कि इंटीग्रेशन पॉजिटिव बन जाता है, यानी कि एरिया। क्लियर? ये दो बातें आपको अच्छी तरह से समझने की है। फिर से समझा दूं, फिर से बता दूं कि आपके पास कोई भी कर्व है, उसका आप एक्स अक्ष पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, कौन से पे? एक्स अक्ष पे। एक्स अक्ष पे लंब यानी कि एक्स अक्ष पे आप ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो आपका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में आएगा। इसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। और यदि आप वाई एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, वाई एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो आपका इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में होगा। और आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, उसका ये जो पॉइंट है ये आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट बनेगी। यहाँ पे वाई एक्स पे आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट बनेगी। ओके, अब रहा क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन कि फिगर तो ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। जब तक फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे वहां तक तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? यानी कि ये चैप्टर के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है। ये चैप्टर के अंदर सिर्फ यही मेथड से सभी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। उसके बाद आएगा 2 कर्व के विषय में, 3 कर्व के विषय में, जब आएंगे तब की बात तब करेंगे, लेकिन वो भी बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी क्वेश्चन की फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको। जब तक आप फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे वहां तक आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि आपको इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है। बराबर? यानी कि आपको फिगर ड्रॉ करनी खूब जरूरी है। अब फिगर ड्रॉ करने के लिए आपके पास स्टैंडर्ड 11 कॉनिक सेक्शन, स्टैंडर्ड 11 कॉनिक सेक्शन की सभी फॉर्मूला आपको मालूम होनी चाहिए। याद है ना? 2 चैप्टर थे, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11। चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन और चैप्टर 11 कॉनिक सेक्शन था। वो दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए, तब ये एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और एक्सरसाइज 8 सॉल्व कर सकते हो। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें याद दिला दूं। लाइन से शुरुआत करता हूं। बराबर? तो स्टैंडर्ड 11 की बातें हैं सब। पहले तो लाइन का इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए। लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपके पास 2 टाइप की लाइन थी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दूसरी थी वर्टिकल लाइन। मेरे पास ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये जो लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन, उसका इक्वेशन आपको मालूम होगा, y इज इक्वल टू बी, यानी y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कुछ भी बन सकता है, लेकिन y इज इक्वल टू होता है, उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते थे। याद करो वो दिन, याद आएंगे। उसके बाद ये y एक्सिस एंड ये x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये जो लाइन, ये वर्टिकल लाइन है। ये कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू a,
वर्टिकल लाइन का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू ए। यानी ये दोनों बातें आपको मालूम होनी चाहिए, बराबर। ये लाइन का इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये ऐसी सब लाइन का इक्वेशन है, बहुत सारी लाइन बन सकती है। दूसरी नोट करते हैं हम सर्कल के बारे में। सर्कल, तो सर्कल के बारे में आपको क्या मालूम है? तो पहले तो आपको सर्कल का इक्वेशन, दो टाइप के इक्वेशन थे। एक जिसका सेंटर C ऑफ एच के, जो सर्कल का सेंटर C ऑफ एच के एंड उसकी रेडियस R होती है, उसकी रेडियस R होती है, उस टाइप के सर्कल का इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं उसको, स्टैंडर्ड फॉर्म, बराबर। सेंटर C ऑफ एच के एंड रेडियस R, तो ये सर्कल का इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यदि इफ वी कैन टेक सेंटर कोऑर्डिनेट इज 0 0, देयरफॉर आपके पास सर्कल का इक्वेशन होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि मैं एच के इज इक्वल टू 0 0 लेता हूं इसलिए। ओके, तो ये सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। उसके बाद सर्कल का जनरल इक्वेशन फॉर्म इस तरह से था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये भी एक इक्वेशन था सर्कल का, याद करो आप। स्टैंडर्ड 11 के अंदर मैंने बहुत बार ऐसे इक्वेशन आपको 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स लिखा के याद करवाए थे। सभी को याद होगा ही, वैसे तो बहुत होशियार स्टूडेंट हो, होनहार स्टूडेंट हो, बराबर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके पास है उसका सेंटर का फॉर्मूला है माइनस जी माइनस एफ। सेंटर की फॉर्मूला है माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस की फॉर्मूला थी r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये सर्कल की रेडियस और ये सर्कल का सेंटर, बराबर। तो दो इक्वेशन सर्कल के लिए था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी कि इस तरह से ये सेंटर C ऑफ एच के एंड रेडियस r, इफ वी कैन टेक सेंटर C ऑफ एच के इज इक्वल टू 0 0, देयरफॉर वी हैव इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। उसके बाद ये सर्कल का जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और सेंटर माइनस जी माइनस एफ और रेडियस r इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। अब इसके अंदर एक और दो बातें थी, आपको शायद याद हो तो। यदि ये सर्कल एक्स एक्स पे ऐसे टच करता है, वहां पे एक्स एक्स पे टच करता है, तो ये जो एक्स एक्स पे टच करता है तो इसका सेंटर और ये इसकी रेडियस r, बराबर। तो इसके लिए क्या था, तो r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस, यानी मोड ऑफ f ऐसा था। यानी कि यदि सर्कल एक्स एक्स पे ऐसा टच करता है
तो आपके लिए ये एक कंडीशन थी कि r इज इक्वल टू मोड ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। सेंटर का y कोऑर्डिनेट होता है वो रेडियस के इज इक्वल टू में होता है। और यदि ये सर्कल एक्स अक्ष पे ओरिजिन पॉइंट पे ऐसे टच करता है, ओरिजिन ऑफ 0 0 में टच करता है, तो आपके लिए इस टाइप कहता है कि सेंटर कहाँ पे आता है, तो y अक्ष पे आता है। सेंटर कहाँ पे आता है, y अक्ष पे आता है। तो उस टाइम में ये कंडीशन में सेंटर का कोऑर्डिनेट c ऑफ 0 प्लस और माइनस r, 0 प्लस और माइनस r, क्योंकि y अक्ष की पॉजिटिव साइड में भी हो सकता है, y अक्ष की नेगेटिव साइड में भी हो सकता है। यानी कि ये मैंने बात की है जब सर्कल एक्स अक्ष को टच करता है तब की बात करती है, इंटरसेक्ट नहीं करता है, और इंटरसेक्ट की मैंने बात नहीं की है, टच करता है उसकी बात की है। ओके, तो ये सर्कल के बारे में था और ये दो बातें आपको याद रखनी है। अभी और भी मुझे सर्कल के बारे में दो कंडीशन समझानी है, और उसके बाद पैराबोला, इलिप्स, और उसके बाद ये एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट होगी। इसके आगे हम और सर्कल के बारे में समझते हैं कि सर्कल, इफ सर्कल y अक्ष को इस तरह से, ये सर्कल और ये y एक्सिस, जैसे y अक्ष को वो टच करता है, ये x एक्सिस, और ये ओरिजिन 0 0, तब क्या होता है, तब ये सेंटर C और इसकी ये रेडियस R, तो सेंटर, तो R इज इक्वल टू मोड ऑफ x कोऑर्डिनेट, किसका कोऑर्डिनेट, सेंटर का x कोऑर्डिनेट, यानी कि इज इक्वल टू मोड ऑफ g, ऐसा भी आप लिख सकते हो। यानी कि सर्कल यदि y अक्ष पे टच करता है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, तो r इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। अब यही सर्कल सपोज इस तरह से है, ये सर्कल y अक्ष पे इस तरह से टच करता है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट है, वहां पे ये टच करता है, तो इसका ये जो सेंटर होगा यहाँ पे होगा। अब ये सेंटर यहाँ पे होगा तो उसका जो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो सकता है, तो उसके कोऑर्डिनेट हो सकते हैं r0, क्योंकि x अक्ष पे बनने वाला है और ये रेडियस बनेगी। इस तरह से नेगेटिव साइड में भी हो सकता है, नेगेटिव साइड में होगा तो सेंटर की वैल्यू -r0 हो सकती है, यानी c ऑफ -r0 या तो r0 हो सकता है। ये सर्कल के बारे में मैंने आपको बताया। और एक चीज बता दूं, यदि सर्कल दोनों एक्सिस को, y एक्सिस और x एक्सिस दोनों को टच करता है, इस तरह से x अक्ष और y अक्ष दोनों को टच करता है, तो ये सेंटर C ऑफ R होगा, सेंटर C ऑफ R, यानी ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस होगा, यानी कि C कोऑर्डिनेट, सेंटर के कोऑर्डिनेट R होंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए +R, यदि ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो -R +R, थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो -R होगा, यदि ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो +R होगा। ओके, यानी कि इस तरह से सर्कल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये हम स्टैंडर्ड 11 के अंदर इसके बारे में बहुत सारी बातें करके आए हैं। चलो अब तीसरी बात, पैराबोला, बराबर, तीसरी बात है पैराबोला। अब पैराबोला के लिए आप
4 टाइप के इक्वेशन थे, वैसे तो 2 टाइप के ही थे, लेकिन एक पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये पैराबोला, इसका जो इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका इक्वेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसी तरह ये पैराबोला हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं नेगेटिव साइड में, तो इसका इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ओके, उसके बाद ये पैराबोला हम इस तरह से, ये y एक्स पे है, तो इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, ये ओरिजिन 0 0। उसके बाद ये एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये इसकी नेगेटिव साइड, ये y एक्स की नेगेटिव साइड में है, तो इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4by, ये एक्स एक्सिस एंड ये y एक्सिस। क्लियर? यानी 4 टाइप के पैराबोला थे, एक्स अक्ष की पॉजिटिव साइड, एक्स अक्ष की नेगेटिव साइड, y एक्स की पॉजिटिव एंड y एक्स की नेगेटिव साइड, 4 टाइप के पैराबोला थे। बराबर, सभी का इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x/2, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y, कुछ भी हो सकता है। यानी x और y इन दोनों में से किसी एक पे स्क्वायर होता है, या तो x के पर स्क्वायर हो सकता है या तो y के पर स्क्वायर हो सकता है, तो समझ लेना कि ये पैराबोला का इक्वेशन है। ओके, और दूसरी एक बात, जो बात हमने स्टैंडर्ड 11 के अंदर नहीं की है, पहला का स्टैंडर्ड इक्वेशन उसको इस तरह से होता है y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच, ये भी सही है। और दूसरा भी एक इक्वेशन है x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के। बराबर, ये इक्वेशन अब स्टैंडर्ड 11 के अंदर नहीं था। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड 11 के अंदर सभी पैराबोला ओरिजिन में से 0 0 में से पास होते हैं। कहां से पासिंग होते हैं? 0 0 में से। लेकिन ये जो पैराबोला है वो ओरिजिन 0 0 में से पास नहीं होंगे। वो पैराबोला इस तरह का हो सकता है या तो इस तरह का भी हो सकता है, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। यानी कि ये ओरिजिन 0 0 में से पास होगा नहीं। ओके, तो वो जब सम आएंगे तब मैं आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करूंगा। अभी बात करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सम नहीं है, इसलिए आपको मजा भी नहीं आएगी। तो ये पैराबोला के बारे में इतनी बातें आपको याद रखने की है। और चौथी जो बात है, फोर्थ इलिप्स के बारे में। बराबर, तो इलिप्स के अंदर सिर्फ इक्वेशन आपको मालूम होगा। ये इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये इलिप्स एक्स अक्स वाई अक्स, ये सेंटर 0 0। तो यहाँ पे ये इलिप्स का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ए की वैल्यू बड़ी होती है, बी की वैल्यू छोटी होती है। और यही इलिप्स मैं इस तरह से भी ड्रॉ कर सकता हूं। ये जो इलिप्स होगा वो y एक्स पे y के रिस्पेक्ट में होगा, यानी कि उसका इक्वेशन
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी। अब ये जो इलिप्स है वो एक्स अक्ष पे यहाँ पे ए पॉइंट और यहाँ पे ए डैश, यहाँ पे बी पॉइंट और ये बी डैश, एक्स अक्ष पे इंटरसेक्ट करता है वो a0, ये 0b, यहाँ पे माइनस a0 और ये होता है 0 माइनस b। ओके, तो इस तरह से यहाँ भी ऐसा ही होता है, सेम टू सेम, a पॉइंट a0, यहाँ पे a डैश माइनस a0, b ऑफ 0b और b डैश ऑफ 0 माइनस b और ये सेंटर 0 0। तो जब इलिप्स के सम आते हैं तो इलिप्स के सम के अंदर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट है, 3 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट के अंदर होता है। तो उसमें कोई भी एक क्वाड्रेंट का आपको एरिया फाइंड करने का और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरे कर्व का एरिया मिलेगा। ओके, दोनों में ऐसी बात है ना, ये दोनों के अंदर आपको जो पहला जो क्वाड्रेंट होता है उसका एरिया निकालने का, उसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे इलिप्स का आपको एरिया मिलेगा। ओके, तो ये सब मैंने बातें आपसे जो भी बताई है वो स्टैंडर्ड 11 की थी, आपको उसको अच्छी तरह से याद रखना है। वैसे तो बहुत सारी बातें, लेकिन जितनी जरूरी है उतनी ही मैंने आपसे बातें की है, बराबर। दूसरी बात, ये चैप्टर के अंदर कोई भी टाइप का फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ मेथड है। ओके, 2 टाइप की मेथड है, एक्स अक्ष पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो dx, और जब y अक्ष पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो dy लिखने का, y के रिस्पेक्ट में। ओके, हाँ, लेकिन सभी सम के अंदर फॉर्मूला ड्रॉ करनी पड़ेगी, बराबर। फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा उसकी लोअर लिमिट क्या होगी और अपर लिमिट क्या होगी। ओके, हाँ, यदि आप ऐसा सोच लो, सब फिगर के हमको फिगर नहीं ड्रॉ करने की, फिगर ड्रॉ करे बिना ही मुझे ये सम सॉल्व करना है, मैं कर सकता हूँ भाई, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो तो कर लो, लेकिन आंसर सही आए कि नहीं आए उसकी कोई गारंटी नहीं होती है ना। फिगर ड्रॉ करके ही एग्जाम्पल या सम सॉल्व करेंगे तभी आपके लिए अच्छा होगा। ओके स्टूडेंट, चलो तो अब एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा नहीं, मुझे 5 सम आज समझाने हैं आपसे। एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1, पहले तो पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझना चाहिए। क्वेश्चन समझ में पड़ेगा, उसके बाद आपको इसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करने की, फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट डिसाइड करने की। चलो, क्वेश्चन इस तरह से, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड द लाइन्स x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, चलो, फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x। कर्व कौन सा है? y स्क्वायर इज इक्वल टू x। क्वेश्चन देखते ही आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये कर्व किस टाइप का है। इलिप्स है, हाइपरबोला है, सॉरी हाइपरबोला तो है ही नहीं हमारे सिलेबस में, इलिप्स है, सर्कल है कि पैराबोला है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x, पैराबोला है, याद करो अभी मैंने पढ़ाया था। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस टाइप का इक्वेशन पैराबोला का है, यानी कि इस तरह का पैराबोला है। ओके, तो आपको पैराबोला का इक्वेशन है ये। चलो अब पैराबोला ड्रॉ करता हूं। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x, y एक्सिस ये ओरिजिन,
ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। क्लियर? ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। क्लियर? अब लाइन x is equal to 1 and x is equal to 4, x is equal to 1 यानी कि x is equal to a। कैसी लाइन थी? ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं ना, x is equal to a, वर्टिकल लाइन। तो x is equal to 1, ये x is equal to 1 और ये x is equal to 4। x is equal to 1 and x is equal to 4 और x एक्सिस से बनने वाला बाउंडेड एरिया, इससे बनने वाला बाउंडेड एरिया कौन सा बनेगा? बाउंडेड। तो x is equal to 1 and x is equal to 4 और ये अपना कर्व, ये कर्व इतना हुआ, ये कर्व बराबर। अब ये जो कर्व है उसको मैंने ऐसे थोड़ा बड़ा करके लिखा है, ड्रॉ किया है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, अब ये जो पॉइंट है उसमें से आप कौन से पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो इजीली? तो मैं एक्स एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ। ये पॉइंट और ये पॉइंट में से मैं एक्स एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ। तो एक्स एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, यानी कि ये पॉइंट में से मैं एक्स एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 1 और ये पॉइंट में से मैं एक्स एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 4, यानी कि ये 1 और ये 4, ये 1 और ये 4, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि इंटीग्रेशन कहां से कहां तक का हो गया? 1 से 4। मैंने परपेंडिकुलर किस अक्ष पे ड्रॉ किया है? एक्स अक्ष पे ड्रॉ किया है। एक्स अक्ष पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? dx। यहाँ पे dx आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? y, यानी कि इंटीग्रेशन a to b y dx। ये फॉर्मूला का मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ओके, तो इंटीग्रेशन a to b y dx। चलो, यानी कि अब आपको मालूम पड़ गया कि आपको इंटीग्रेशन कहां से कहां तक का करने का है, वो भी मालूम पड़ गया। तो अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ओके, तो यानी कि आपको कोई भी सम के अंदर मोस्ट आईएमपी चीज है फिगर ड्रॉ करने की, और इसके अकॉर्डिंग आपको इतना जो एरिया है इसका, ये इतना जो बाउंडेड जो पार्ट है, ये रीजन, इसका आपको एरिया फाइंड करने का है। ओके, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b y dx, इंटीग्रेशन 1 to 4 y is equal to root x, because y square is equal to x, therefore y is equal to root x होगा, y is equal to root x। अब इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन x रेस टू 1/2 यानी x रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन है? 1 से 4। अब यहाँ पे 2/3 आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा 2/3, 4 रेस टू 3/2 माइनस 1 रेस टू 3/2, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और 4 रेस टू 3/2, 4 यानी 2 का स्क्वायर, 2 टू कट यानी 2 क्यूब यानी कि 8 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 2/3, 8 माइनस 1 7, 2 जा 14 अपॉन 3, देयरफॉर एरिया A is equal to mod of I, therefore A is equal to 14 upon 3, so A is equal to 14 upon 3। ओके, यानी आपको इस तरह से एरिया फाइंड करना है। मालूम पड़ा है ना? बहुत इजी क्वेश्चन बहुत इजी है,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिगर ड्रॉ करने की है। जब तक आप अच्छी तरह से फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे और परपेंडिकुलर आप अच्छी तरह से नहीं सोचेंगे मुझे किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक्स अक्ष पे या तो वाई अक्ष पे, वो सोच लिया तो मान लो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो गए। चलो चलो अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ये भी यही मेथड का है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। कौन सा कर्व है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। x is equal to 2, x is equal to 4, and the x-axis in the first quadrant. X is equal to 2 and x is equal to 4. So y square is equal to 9x. Y square is equal to 9x. Parabola y square is equal to 9x. Parabola होगा ये पैराबोला, क्योंकि y के पर स्क्वायर है ना, y जो वेरिएबल है उसके पर स्क्वायर है, इसलिए उसका डायग्राम इस तरह से होगा। ओके, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, ये ओरिजिन 0 0। अब आपके लिए यहाँ पे दो लाइन है, एक लाइन है x इज इक्वल टू 2 एंड सेकंड लाइन x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 2 एंड ये लाइन है x इज इक्वल टू 4। ओके, अब x अक्ष यानी कि इतना पार्ट होगा, इतना ही पार्ट होगा ना, इतना। ये जो पॉइंट है उसके पर से मैं x अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, यहां से भी मैं x अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो यहाँ पे मुझे नंबर मिलेगा 2 और यहाँ पे नंबर मिलेगा 4। तो मुझे इतना जो एरिया है, इतना यहाँ पे एक्स अक्ष पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बन रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में भी लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही आपको निकालना है। तो इतने एरिया का आपको, इतना जो एरिया है उसका आपको इंटीग्रेशन करना है और उसका एरिया आपको फाइंड करने का है। ओके, अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक का होगा वो सोचो। तो इंटीग्रेशन 2 से 4 का होगा, क्योंकि मैंने ये पॉइंट में से एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसके पर एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इंटीग्रेशन 2 से 4। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b y dx। तो इंटीग्रेशन 2 से 4, इंटीग्रेशन 2 से 4 यानी कि 3√x dx, बिकॉज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, तो y इज इक्वल टू 3√x। अब इसका मैं इंटीग्रेशन कर लेता हूं, तो 3 तो बाहर निकल जाएगा, √x का इंटीग्रेशन यानी 2 से 4 x रेज़ टू 1/2 dx, x रेज़ टू 1/2 प्लस 1 यानी 3/2। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन 2 से 4। अब ये 3 कट हो जाएगा तो 2 आ जाएगा ऊपर, 4 रेज़ टू 3/2 और 2 रेज़ टू 3/2। तो 4 रेज़ टू 3/2 यानी 2 का स्क्वायर, 2 कट हो जाएगा तो 8 माइनस यहाँ पे 2 रेज़ टू यानी कि 2√2। ओके, 2√2। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, या सही है। अब 8 माइनस 2√2 यानी कि 16 माइनस 4√2। अब ये 16 माइनस 4√2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। यदि वो नेगेटिव होगा तो माइनस कॉमन निकाल के उसका मोड आपको फाइंड करना है, लेकिन ये तो पॉजिटिव है, मैंने कैलकुलेटर से कैलसी से मैंने इसका सिंप्लीफाई दे दिया है।
16 माइनस 4√2 ये पॉजिटिव ही है। ओके, तो ये पॉजिटिव है, इसलिए एरिया रिक्वायर्ड एरिया ए इज इक्वल टू मोड ऑफ आई, तो मोड ऑफ 16 माइनस 4√2, तो इसका आंसर क्या आएगा 16 माइनस 4√2। ओके, बोलो कैसे रहे ये दो क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन कैसे रहे? बहुत बढ़िया है ना, बहुत इजी है। सिर्फ डायग्राम शांति से सोच के देखो, दो ही टाइप के डायग्राम हो सकते हैं। पैराबोला का है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पैराबोला के ही है, सबसे ज्यादा इक्वेशन पैराबोला के ही है, बराबर। और दूसरा आता है सर्कल, बस दो ही मेथड के सबसे ज्यादा है, और ज्यादा से ज्यादा इलिप्स आ सकता है। ये तीन में से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, लाइन के तो इक्वेशन आपको मालूम ही होगा, उसमें तो मुझे बहुत कहने की जरूरत नहीं है। इसके अकॉर्डिंग आपको ये फिगर ड्रॉ करनी पड़े। फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको जो एरिया निकालना है उसका परपेंडिकुलर, एक्स एक्स पे परपेंडिकुलर, तो ये लोअर लिमिट अपर लिमिट हो गई, और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। इसी तरह यहाँ भी इसका एक्स एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ओके स्टूडेंट, चलो और भी मुझे क्वेश्चन 3, 4 एंड 5, 3 क्वेश्चन और भी मुझे सॉल्व करवाने हैं। चलो अभी यहाँ तक समझो अच्छी तरह से, उसके बाद मैं कराता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी है बच्चों लोग। इस तरह से फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bounded by x square is equal to 4y. Curve given that x square is equal to 4y and line y is equal to 2, y is equal to 4 and the y axis in the first quadrant. तो ये भी पैराबोला ही है, देखो अच्छी तरह से, x square is equal to 4y, ये पैराबोला का ही इक्वेशन है, लेकिन x के पर स्क्वायर है, इसलिए इसका डायग्राम, इसकी फिगर, पैराबोला की फिगर इस तरह से होगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, यानी इस तरह से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। क्लियर? ये पैराबोला ऑन y एक्सिस। अब इसमें दो लाइन है, फर्स्ट लाइन y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, so y is equal to 2, it is a horizontal line, and y is equal to 4, ये भी horizontal line। ओके, तो ऐसी लाइन हुई, y is equal to 2 and y is equal to 4। अब कौन सा एरिया बनेगा? अब आपको तो एरिया फाइंड करने का है ना, तो कौन सा पार्ट होगा? तो ये इतना पार्ट होगा, ये कर्व बनेगा, ये इतना कर्व होगा, बराबर इतना। ओके, तो ये कर्व पर से, ये जो कर्व है उसके पर से मैं y एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं। तो y एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं, इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, सॉरी इंटीग्रेशन, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पे 2 यानी कि ये 2 और ये 4, यानी ये जो पॉइंट है उसके पर से y एक्स पे ऐसा परपेंडिकुलर मैंने किया है, यानी कि आपको इतना जो एरिया मिलता है, इतना बाउंडेड रीजन एरिया, इसका आपको एरिया फाइंड करने का है। यानी कि आपने y एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका मीनिंग ये होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि आपको y अक्ष पे, ऑन y एक्स पे इंटीग्रेशन करने का है। तो
और y एक्स पे में यानी कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी टू डी एक्स डी वाई, इंटीग्रेशन सी टू डी एक्स डी वाई। तो इंटीग्रेशन 2 to 4 इंटीग्रेशन 2 to 4 एक्स यानी कि 2 रूट वाई डी वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 रूट y। अब ये 2 बाहर निकल जाएगा, 2 to 4 y रेस टू 1/2 dy, y रेस टू 1/2 यानी y रेस टू 3/2 अपॉन 3/2। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन 2 to 4, ये 2 पर चला जाएगा तो 4/3। अब 4 पुट करूँगा तो 4 रेस टू 3/2 और 2 पुट करूँगा तो 2 रेस टू 3/2। अब 4 रेस टू 3/2 यानी 2 का स्क्वायर यानी 2 रेस टू 3, तो 4/3 क्या हो जाएगा, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 माइनस 2 रूट 2 यानी कि 32 माइनस 8 रूट 2 अपॉन 3। अब 32 माइनस 8 रूट 2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो अपने को वेरीफाई करना है। तो आप कैलसी से इसका वेरीफाई कर सकते हो, ये पॉजिटिव ही होगा तो इसका मोड निकालते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया A इज इक्वल टू मोड ऑफ I, तो मोड ऑफ 32 माइनस 8 रूट 2 अपॉन 3, तो इज इक्वल टू 32 माइनस 8 रूट 2 अपॉन 3। क्लियर, मालूम पड़ा आपको कि यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीन क्वेश्चन पैराबोला के ही है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड के अंदर पैराबोला एक्स अक्ष पे था। पैराबोला कैसा था, एक्स अक्ष पे, और ये थर्ड के अंदर पैराबोला कहाँ पे है, वाई एक्स पे है ऐसा। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दोनों सिमिलर है, उसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। देखो यहाँ पे लिख के दिया है, इलिप्स ऐसा लिख के दिया है, सभी क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिख के दे ऐसा जरूरी नहीं है। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। आपको इसका एरिया फाइंड करने का है, कर लेते भाई। इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू यानी कि a बड़ा हुआ और b छोटा, यानी कि a ग्रेटर देन b, यानी कि हम इलिप्स को इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इलिप्स को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये इलिप्स y एक्सिस एंड ये x एक्सिस, ये x एक्सिस एंड ये y एक्सिस। ओके, ये होगा सेंटर 0 0, ये A पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट 4 0 होगा क्योंकि a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पर से 4 0, और इस साइड लिखेंगे a डैश होगा -4 0। यहाँ पे B पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 3, यहाँ पे B डैश 0 -3। ओके, तो अब ये इलिप्स का आपको, ये जो इलिप्स है उसका आपको एरिया फाइंड करने का है। तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए आप पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लीजिए, उसके ऊपर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे इलिप्स का एरिया निकल जाएगा। तो बच्चे लोग ये अपना इलिप्स बराबर। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं भी बात करता हूँ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट
के अंदर इतना एरिया, इतना कर्व, इतना फर्स्ट के अंदर इतना कर्व है। अब ये जो कर्व के ये पॉइंट हुए, ये दोनों क्या हुए, पॉइंट। अब इसके पर से मैं y एक्स के भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ y एक्स पे, ये तो y एक्स पर ही है, यानी सिर्फ इसका ही आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3, 0 से 3 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में। यदि आपको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो 0 से 3 का होगा। और यही कर्व का आप एक्स अक्ष पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। ये आपका कर्व, ये इतना पार्ट, ये इतना पार्ट है, ये एक्स अक्ष, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में से आप एक्स अक्ष पे ड्रॉ परपेंडिकुलर लगा सकते हो। इसमें से तो एक्स अक्ष पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट तो एक्स अक्ष पर ही है, यानी ये ए पॉइंट और ये 0, यानी ये 0 और ये ए, यानी आपको इस तरह से इसका एरिया आपको निकालना है। यानी कि आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो 0 से 4 का होगा, और यदि आपको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो 0 से 3 का होगा। आपकी मर्जी, दोनों में आंसर सेम आएगा। ओके, मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करता हूं। अब मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगी, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, यानी यहाँ पे y आएगा। मुझे y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, y को सब्जेक्ट, तो x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। अब इसके पर से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, ऐसा हो सकता है। अब इसके दोनों तरफ में रूट लगा दूंगा, इसके दोनों तरफ रूट, तो y इज इक्वल टू 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, y इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए y पॉजिटिव होगा। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b y dx, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4, इंटीग्रेशन 0 to 4, 3/4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ से 3/4 को मैं बाहर ले लेता हूँ, ये 3/4 बाहर। अब कौन सी फॉर्मूला बनेगी भाई साहब, ये कौन सी फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद करो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला याद करो, वो दिन जब आपने फॉर्मूला 5 टाइम्स लिख के लर्न की थी, याद की। चलो 3/4 एज इट इज, फॉर्मूला इस तरह से थी, x/2 क्वेश्चन यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन 4 और 0 से 4 का इंटीग्रेशन। ओके, याद आई फॉर्मूला, x/2 क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a यानी x/4। चलो अब अपर लिमिट रखता हूं मैं, यहाँ पे 4 पुट करूंगा,
तो 16 माइनस 16, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। तो 3/4, ये 0, यहाँ पे 4 रखूंगा तो 8 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, यहाँ पे 4 पुट करूंगा, 4 कट हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 माइनस लोअर लिमिट। अब मैं 0 पुट करूंगा तो फर्स्ट टर्म भी 0 हो जाएगा और ये टर्म भी 0, यानी कि 3/4 और ये 2 यानी कि 3π आएगा। क्या आ जाएगा? 3π। सोचो 3π आएगा। ये 3π जो एरिया आता है तो ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही आया, लेकिन आपको तो भाई साहब पूरे इलिप्स का एरिया फाइंड करना है, पूरे इलिप्स का एरिया फाइंड करना है। देयरफॉर एरिया A इज इक्वल टू 4 इंटू मोड ऑफ I, तो 4 इंटू मोड ऑफ 3π इज इक्वल टू 12π। कितना एरिया होगा? पूरे इलिप्स का एरिया कितना हो जाएगा? 12π। ओके, यानी कि इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है, यानी कि पैराबोला का ज्यादा, सर्कल और इलिप्स ये तीन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं पूरी एक्सरसाइज यानी कि पूरे चैप्टर के अंदर। क्लियर? मालूम पड़ा आपको? इसी तरह से ओह सॉरी, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 4, इट इज क्वेश्चन नंबर 4 है, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में करना है बच्चे लोग। ओके, तो ये मेरा चैप्टर नंबर 8 का पहला वीडियो था। ओके स्टूडेंट, आपके जो भी दोस्त थे, आपके जितने भी अड़ोस पड़ोस या कोई भी आपका अच्छे, आप ऐसा लगे कि ये बहुत अच्छा है, या तो आपको ऐसा लगे कि ये हमारे सर की चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, तो रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आप भी सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए और आइकन का बटन दबाना मत भूलना। ओके क्लियर? चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 का 1 से 5 तक के क्वेश्चन 1 टाइम्स करने के हैं। ओके, और आपको कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है तो तुरंत मुझे फोन करके बताना कि सर मुझे ये टॉपिक फिर से समझाओ, तो मैं ये टॉपिक आपको फिर से समझाऊंगा। लेकिन याद रखना कि फिर ऐसा मत सर पूछ लेंगे बाद में, अभी तो बहुत देर है, ऐसा मत करना, क्योंकि 8.1 में मालूम नहीं पड़ेगा तो 8.2 में मालूम नहीं पड़ेगा, एक्सरसाइज 8 में भी मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सभी 1 कर्व है, एक एक कर्व के सब है। अब इसके बाद जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ऐसे 2 कर्व आएंगे, मतलब 2 कर्व होंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने को एरिया निकालना है। ओके स्टूडेंट, तो अच्छे से होमवर्क करना, अच्छे से होमवर्क करना। ओके, जितना भी आज मैंने बोर्ड पे जितना भी पीडीएफ मैंने आज भेज रहा हूँ वो सब भी पीडीएफ आपको 1 टाइम्स लिख के अच्छी तरह से समझना है। ओके स्टूडेंट, बाय, टेक केयर।